नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी और मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। एग्रीकल्चर बिल्स के ऊपर काफ़ी बात हुई है। 3 बिल्स ऑलरेडी हमारी सरकार पास करा चुकी है और हमारे प्रेसिडेंट साहब रामनाथ कोविंद जी ने उसके ऊपर अपना अप्रूवल भी दे दिया है। तो अब ये जो 3 फार्मर्स बिल है ये नियम कानून बन चुके हैं। इनके ऊपर मैंने एडिटोरियल में बहुत बात की है। इससे पहले मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है इसमें। इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में ग्राउंड लेवल्स इस बिल को क्यों नहीं चाहते हैं। ग्राउंड लेवल पे जो फार्मर्स हैं वो क्यों नहीं चाहते हैं कि ये एग्रीकल्चर बिल्स पास हों। कुछ पास्ट इंस्टेंसेस हैं जहां पे फार्मर्स की जब डीलिंग हुई है प्राइवेट कंपनीज के साथ तो वहां पे फार्मर्स को मुंह की खानी पड़ी है। जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो कैसे धीरे धीरे करके किसी एक जगह के ट्रेड को मोनोपोलाइज करती हैं। यहाँ पे इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। खासकर पंजाब और हरियाणा से कुछ एग्जाम्पल्स को उठा के हम ये देखेंगे कि ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज हैं ये कैसे काम करती हैं। जो यहाँ पे मिडिल मैन है वो कैसे काम करते हैं, जो एमएसपी का रिजाइम है वो कैसे काम करता है और कैसे ये प्राइवेट मंडियों के आने से प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा फायदा होगा और हो सकता है कि एमएसपी का रिजाइम खत्म होने लगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोग बहुत डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा लीजिए। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लेक्चर की पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिएगा। ये जो आर्टिकल का रेफरेंस है ये मैंने द हिंदू के एक आर्टिकल से निकाला है। अभी सैटरडे को जो द हिंदू का एडिशन आया था वहां पे मैंने सैटरडे वाले एडिटोरियल में बताया भी था कि मैं अलग से एक वीडियो डिस्कस करूंगा। तो ग्राउंड लेवल पे फार्मर्स को क्या प्रॉब्लम है इसको देखेंगे। अभी सबसे पहले तो दोस्तों देखिए फार्म ग्रुप्स को क्लासिफाई किस तरीके से किया जाता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, अलग अलग एक्सपर्ट्स के हिसाब से और अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से, अलग अलग जगहों के हिसाब से जो फार्म्स हैं उनके छोटे, मार्जिनल, बिग और लार्ज होने को क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे कि स्मॉल, मार्जिनल, बिग एंड लार्ज को अगर आप हरियाणा में क्लासिफाई करो तो कुछ ऐसा निकल के आता है। फार्म होल्डिंग्स अप टू 7.5 हेक्टेयर्स, 7.5 टू 15, 15 टू 30 एंड अबव 30 हेक्टेयर्स हो गया लार्ज। उत्तर प्रदेश में भैया 1 हेक्टेयर से नीचे है तो मार्जिनल हो जाएगा, 1 से 2.5 हेक्टेयर है तो स्मॉल हो जाएगा, 2.5 से 5 हेक्टेयर है तो मीडियम हो जाएगा, 5 हेक्टेयर से ज़्यादा है तो बिग फार्मर्स हो जाएंगे। उसी तरीके से तमिलनाडु की एक अपनी कैटेगरी है। उसके बाद अगर आप लैंड फार्म होल्डिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो ऑब्वियसली बात है ज्योग्राफी पे बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो ऊटी में एक फार्मर के पास जितना लैंड है, ऊटी एक पहाड़ी इलाका है, और प्लेन इलाकों में एक फार्मर के पास जितना लैंड है, तो यहां पे भी जो स्मॉल, मार्जिनल, बिग और लार्ज फार्मर्स की डेफिनेशन है वो बदल जाएगी। फिर एक जगह पे और बदलेगी कि मान लीजिए कोई ड्राई लैंड में रहता है और कोई वेटलैंड में रहता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो कि जो वेटलैंड है वहां पे प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, जो ड्राई लैंड है वहां पे प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो यहाँ पे भी जो स्मॉल, मार्जिनल, मीडियम फार्मर्स की जो डेफिनेशन है वो बदल जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है, तो मार्जिनल फार्मर्स को आप बोल सकते हो जिसके पास 1 हेक्टेयर तक का लैंड है वो मार्जिनल फार्मर्स है, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर का लैंड है वो स्मॉल फार्मर्स है, जिसके पास 2 से 4 हेक्टेयर है वो मीडियम फार्मर्स हैं, और जो बिग फार्मर्स हैं उनके पास 4 हेक्टेयर से ज़्यादा का लैंड है। अब अगर बात की जाए इन 3 फार्म बिल्स की तो यहाँ पे स्मॉल, मार्जिनल, मीडियम और लार्ज सारे तरीके के फार्मर्स परेशान हैं। पंजाब और हरियाणा में जो इतना बड़ा मूवमेंट हो गया इन 3 बिल्स के अगेंस्ट में वो क्यों हुआ? सबसे पहले तो इस जगह के जो किसान हैं उनको ये लग रहा है कि एमएसपी रिजीम गया। अभी एमएसपी रिजीम चला जाएगा तो सब चीजें डिपेंड हो जाएंगी बिग कॉर्पोरेट हाउसेस पे, ऐसा डर है। देखिए एमएसपी की जितनी भी खरीदारी होती है वो एपीएमसी मंडी में होती है, याद रखिएगा। ओके, एपीएमसी मंडी में आपके जितने भी आसपास के किसान हैं वो अपना धान लेके आते हैं। इन्हीं एपीएमसी मंडी से जो गवर्नमेंट है वो इन धानों का प्रोक्योरमेंट करती है और फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करती है। स्टेट गवर्नमेंट पीडीएस में इन ग्रेन्स को प्रोवाइड करते हैं, अभी उसको भी हम देखेंगे। अब अगर मार्जिनल फार्मर्स की बात की जाए, ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके पास अप टू 2.5 एकर्स ऑफ लैंड है। स्मॉल फार्मर्स की बात की जाए जिसके पास अप टू 5 एकर्स ऑफ लैंड है, ठीक है। लार्ज फार्मर्स की बात की जाए जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा का लैंड है। अभी स्मॉल, मार्जिनल, लार्ज की जो एकर्स ऑफ लैंड में यहां पे आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं वो इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग क्लासिफिकेशंस को फॉलो किया जाता है। जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, जो बिग ट्रेडर्स हैं, वो एग्रीकल्चर में ना घुसें, ये सारे के सारे फार्मर्स चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर इनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा और जो बड़े फार्मर्स हैं, जो लार्ज फार्मर्स हैं, जो मेजर स्केल पे ऑपरेट करते हैं, वो भी इन मल्टीनेशनल के साथ कंपटीशन नहीं झेल पाएंगे। इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं।
सबसे पहली बात तो हमको समझनी पड़ेगी कि जो प्राइवेट कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, इनकी मोडस ऑपरेंडी क्या है। ये लोग क्या करते हैं, पहले किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप को शुरुआत में एमएसपी के ऊपर खरीदेंगे। तो शुरुआत में ये फार्मर्स का भरोसा जीतेंगे और एमएसपी के ऊपर क्रॉप्स को खरीद के, क्योंकि देखिए फार्मर्स की क्रॉप अगर मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बिक जाती है, फार्मर्स बहुत खुश होते हैं। और अगर उनको ऐसा कोई खरीदार मिल जाए जो एमएसपी के ऊपर भी अगर उनके दाम पे कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन जब इस लालच में कि कोई एक प्राइवेट कंपनी एमएसपी से ज्यादा में खरीद रही है किसी चीज को, तो ऑब्वियस सी बात है सप्लाई बढ़ जाती है, क्योंकि फार्मर्स को ऐसा लगता है कि भाई खरीदार है तो हम लोग इस चीज की खेती करते हैं। लेकिन जब सप्लाई बढ़ जाती है तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपनी के पास जो सोर्स ऑफ वो जो ग्रेन्स हैं, जो भी ग्रेन्स उस कंपनी को चाहिए, जो भी प्रोड्यूस उस कंपनी को चाहिए, जब उसका सोर्स बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगी, फिर ये कंपनी चीजों को मोनोपोलाइज करना शुरू करती हैं। फिर ये कंपनी चीजों की डिलीवरी को लेना बंद कर देती हैं। जैसे शिंगारा नाम का एक फार्मर है, 8 साल पहले शिंगारा ने बार्ले क्रॉप को उगाना शुरू किया, क्योंकि उसकी लोकेलिटी में एक लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई थी और उसने बोला कि ठीक है, आप बार्ले क्रॉप को उगाओ और हम आपकी बार्ले की क्रॉप खरीदेंगे। चूंकि बार्ले क्रॉप का यूज होता है लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग में, वो कंपनी बियर बनाती थी, तो शिंगारा ने बोला ठीक है मैं बनाऊंगा। अब देखिए, ये जो कंपनी वाले थे ये विलेज में आए, उन्होंने फार्मर से बोला ठीक है आप बार्ले का कल्टीवेशन करिए, हम आपका बार्ले एमएसपी से ज्यादा में खरीदेंगे। और एमएसपी से 400 रुपए ज्यादा दिए गए इन फार्मर्स को। अब ये फार्मर्स खुश हो गए, वो एमएसपी में ही खुश थे और एमएसपी से 400 रुपए इनको अगर ज्यादा मिलेगा तो भाई क्रॉप को उगाना शुरू कर देंगे। अभी उस गांव में बहुत मेजर स्केल पे बार्ले की खेती शुरू हो गई। अब सप्लाई बढ़ गई बार्ले की, जब बार्ले की सप्लाई बढ़ गई तो कंपनी के पास ऑप्शंस आ गए, जब कंपनी के पास ऑप्शंस आ गए फिर कंपनी रिलेक्टेंट होने लगी बाई करने में। फिर कंपनी ने बोला ठीक है हम लोअर दाम पे खरीदेंगे। एमएसपी से जो 400 रुपए ज्यादा पे बेच रहे थे, मतलब एमएसपी से जो 400 रुपए ऊपर खरीद रहे थे वो इस क्रॉप को, वो एमएसपी के नीचे आ गए। बोले कि भाई हम आपको एमएसपी नहीं दे पाएंगे, इतना ही दाम खरीद पाएंगे, क्योंकि अब उस कंपनी वाले को भी पता है कि मेरे पास सप्लाई बहुत है, अब मैं नहीं खरीदूंगा तो कुछ होने वाला है नहीं, मेरे पास बहुत सप्लाई है, बहुत सारे फार्मर्स खड़े हैं बेचने के लिए। तो यहां पे शिंगारा ने फिर 2015-16 में बार्ले की खेती बंद कर दी। तो आपको एक मोडस ऑपरेंडी समझ में आ रहा होगा कि प्राइवेट कंपनीज कैसे ऑपरेट करती हैं। पहले किसी एक जगह पे जाएंगी, वहां पे भरोसा जीतने की कोशिश करेंगी, शुरुआत में पैसा ज्यादा खत्म करेंगी, जब पैसा ज्यादा खत्म करेंगी तो एमएसपी वाला जो कंपटीशन है उसको ये एलिमिनेट कर देंगी, और फिर बाद में जब सप्लाई बढ़ जाएगी और सब लोग इनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर ये अपनी मर्जी के हिसाब से प्राइस को फ्लक्चुएट करेंगे। और भाई ये हर फील्ड में होता है, प्राइवेट कंपनीज ऐसे ही ऑपरेट करती हैं। आप देखिए जियो आया था, जियो ने अपने इंटरनेट के दामों को इस हद तक गिरा दिया कि एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनीज जो 200 300 रुपए में 1 GB या 2 GB का 3G डाटा बेचते थे, वो आप साथ नॉन प्रॉफिटेबल हो गए भाई, बिल्कुल ही घाटे में चले गए। और आज की डेट में मतलब मोनोपोलाइज तो नहीं कर पाया जियो, क्योंकि एयरटेल वोडाफोन भी कोई छोटे मोटे प्लेयर्स नहीं थे, बहुत बड़े प्लेयर्स थे। बट एक्चुअली में किसी भी बिजनेस फील्ड में ऐसा ही होता है कि पहले आप इतनी ज्यादा फेवरेबल कंडीशंस दो, ठीक है, कि आप मार्केट को मोनोपोलाइज कर सको, और एक बार आपने मार्केट को मोनोपोलाइज कर दिया फिर आप अपने हिसाब से दामों को घुमाओ। अब बात करते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इसको किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन इसमें मेन रोल किसका होता है? स्टेट गवर्नमेंट का होता है। अभी के लिए आप देखो पीडीएस की जो राशन शॉप होती है उसके अंदर मेनली क्या क्या बिकता है? तो गेहूं बिकता है, चावल बिकता है, चीनी बिकती है, केरोसिन बिकता है। और इसको बांटने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का या यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन का। कुछ स्टेट और यूनियन टेरिटरीज अपने हिसाब से दाल, एडिबल ऑयल्स, नमक, स्पाइसेस भी बेचते हैं इन पीडीएस शॉप्स में। वो स्टेट गवर्नमेंट के पास भी लेवरेज होता है कि वो अपने अपने हिसाब से चीजों को इसमें जोड़ सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पीडीएस पे एक बहुत बड़ा खर्चा स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो होता यह है कि जो सेंटर क्या करती है, सेंटर फूड ग्रेन्स को फार्मर से खरीदती है एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस। समझे? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे सेंट्रल गवर्नमेंट इन फूड ग्रेन्स को फार्मर से खरीदेगी, और उसके बाद सेंट्रल इश्यू प्राइस पे इन फूड ग्रेन्स को वो स्टेट गवर्नमेंट्स को बेच देगी। अब आप सोचिए इस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम होता है ये सेंट्रल इश्यू प्राइस, इसीलिए एमएसपी सपोर्ट्स को मांगते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को खर्चा कम होता है सेंट्रल इश्यू प्राइस में। ऐसा नहीं है कि पीडीएस के चलते जो भी ग्रेन्स वगैरह लोगों के अंदर बांटे जा रहे हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई खर्चा नहीं होता है। स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा होता है बट कम होता है। फार्मर्स पे एमएसपी पे जब सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रेन्स खरीदती तो ज्यादा दाम पे खरीदती है, और वही ग्रेन्स जब सेंट्रल इश्यू प्राइसेस पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बेचती है तो कम दाम पे बेचती है।
और फिर उन ग्रेन्स को बांटा जाता है पीडीएस के थ्रू। उसमें बहुत सारा करप्शन भी होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो एमएसपी का प्रोक्योरमेंट करती है वो ज्यादातर एपीएमसी मंडी में करती है। ओके, अब बात ये है कि अगर आप मेज जैसी क्रॉप्स की बात कर लो, ओके ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक और बात बता दूं, सेंट्रल गवर्नमेंट ये जो एमएसपी के अंदर प्रोक्योरमेंट करती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो कितना प्रोक्योरमेंट करना चाहती है। और ज्यादातर केसेस में ये प्रोक्योरमेंट गेहूं चावल का देखा जाता है, बाकी कमोडिटीज भी प्रोक्योर की जाती है एमएसपी के अंदर, बट मेजर प्रोक्योरमेंट गेहूं चावल का होता है। तो सारी क्रॉप्स एमएसपी रिजीम के अंदर नहीं आती, बहुत सारी ऐसी भी क्रॉप्स हैं जो एमएसपी रिजीम के अंदर है बट सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ज्यादा खरीदती नहीं है। बट गेहूं और चावल, व्हीट और राइस, ये दो ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट एमएसपी पे खुले दिल से खरीदती है। अब आप ये समझ सकते हो। तो अब जैसे बारले जैसी चीज हो गई, यहां पे मेज जैसी चीज हो गई, तो बारले मेज जैसी चीजें ये एमएसपी में उतना ज्यादा नहीं खरीदी जाती हैं। ठीक है, ये जो आर्टिकल है जिसका रेफरेंस लेके मैं ये वीडियो बना रहा हूं, यहां पे दो तीन ऐसे इंस्टेंसेस दिए, जैसे एक शिंगारा वाला इंस्टेंस बताया कि अगर बारले और मेज जैसे क्रॉप्स जिसपे एमएसपी उतनी आसानी से नहीं मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऐसी क्रॉप्स में जब भी प्राइवेट प्लेयर्स पे फार्मर्स डिपेंड हुए हैं, प्राइवेट प्लेयर्स को कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा है। इसलिए अब ये फार्मर्स क्या करते हैं, इनकी एक नेचुरल टेंडेंसी रहती है कि गेहूं चावल उगाओ, क्योंकि गेहूं चावल में कहीं ना कहीं इनको इनके दिमाग में रहता है कि बाद पे एमएसपी में ये गेहूं चावल बिक जाएंगे। अब आता है एपीएमसी का रोल। ये बोला जा रहा है कि 3 फार्म बिल्स के आने से एपीएमसी मंडियों के बाहर अब प्राइवेट मंडियां खुलेंगी, तो एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी। अब देखिए, एपीएमसी जो मंडी होती है ना, उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रेगुलेशन होता है। एपीएमसी मंडी के अंदर एक अर्थिया होता है जिसको बोला जाता है कमीशन एजेंट। ओके, एपीएमसी मंडी के अंदर रूरल डेवलपमेंट फीस होती है, मार्केट फीस होती है और कमीशन होता है एजेंट का। ये लगभग 8.5% निकल के आता है। अगर इसकी बात की जाए दोस्तों, तो आप देखोगे आगे लिख रखा है, पंजाब में एपीएमसी मंडी के अंदर 8.5% का टैक्स लगाया जाता है, जिसमें से 3% होती है मार्केट फीस, 3% होती है रूरल डेवलपमेंट फीस और 2.5% होता है कमीशन इन कमीशन एजेंट्स का। अब बोला यह जा रहा है कि ये 8.5% का जो टैक्स लगाया जाता है इन एपीएमसी मंडीज के अंदर, जो बाहर प्राइवेट मंडी बनेगी ना, वहां पे ये टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो बोला यह जा रहा है कि एक बार ये जो एपीएमसी के रेगुलेटेड मंडीज हैं, इनके बाहर प्राइवेट मंडी खुल जाती हैं और वहां पे प्राइवेट ट्रेडर्स और कंपनी अपना बिजनेस कर पाती हैं, धंधा कर पाती हैं, तो चूंकि उनके ऊपर ये 8.5% का टैक्स या फिर अलग अलग स्टेट्स में जो भी टैक्स लगाया जाता है वो नहीं लगेगा, तो इन कंपनीज को पैसा ज्यादा मिलेगा, और इन कंपनीज को पैसा ज्यादा मिलेगा तो ये फार्मर्स को ज्यादा पैसा दे सकती हैं। आप समझिए, जो भी प्रोक्योरमेंट कर रहा है इन मंडियों के अंदर उसको टैक्स देना पड़ रहा है। अब एपीएमसी मंडी के बाहर प्राइवेट मंडी खुली, वहां पे अगर एक प्राइवेट कंपनी प्रोक्योरमेंट करनी है तो उसको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अभी टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो प्राइवेट प्लेयर के हाथ में पैसा ज्यादा है, प्राइवेट प्लेयर के हाथ में पैसा ज्यादा है तो वो फार्मर्स को ज्यादा पैसा दे सकता है। बट प्रॉब्लम दोस्तों यहां पे ये है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स कोई दूध के धुले नहीं है, ये प्राइवेट प्लेयर्स कोई वहां पे फार्मर के भले के लिए नहीं जा रहे हैं। प्राइवेट कॉर्पोरेशंस केवल प्रॉफिट मोटिव पे काम करते हैं, उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि फार्मर्स कैसे हैं, उनको बस इस बात से फर्क पड़ता है कि उनकी जेब में पैसा आना चाहिए। तो ये जो चीज इमेजिन की जा रही है कि नहीं भैया ये जो प्राइवेट कंपनी वाले हैं इनके पास पैसा ज्यादा आएगा तो ये फार्मर्स को ज्यादा पैसा दे देंगे, ये जरूरी नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको एक और बात बता दूं, एपीएमसी में भी कहीं ना कहीं फार्मर का शोषण होता ही था, ऐसा नहीं है कि एपीएमसी में कोई फार्मर का शोषण होता नहीं था। तो कुल मिला के केंद्र की सरकार ये बोल रही है कि देखिए एपीएमसी मंडी भी रहेगी और बाहर की प्राइवेट मंडी भी रहेगी और दोनों जगह रहेंगी, हम अपने एमएसपी के रिजाइम को चालू रखेंगे, हमारा एमएसपी का रिजाइम बंद नहीं होगा। लेकिन बात यह कि अभी का जो करंट आर्किटेक्चरल सेटअप है गांव में वो ऐसा है कि भैया एजेंट्स के साथ बातचीत तय हो चुकी है और फार्मर्स ने अपने मीन्स ढूंढ रखे हैं, कैसे जैसे वो अपने पैदावार को लेके आएंगे वो सीधे सीधे एपीएमसी मंडी में जाएगी और एपीएमसी मंडी में जाके बिक जाएगी। अभी यहां पे एक और रिलेशन निकल के आता है, वो है फार्मर का अर्थिया के साथ रिलेशन। ये जो अर्थिया है ये है कमीशन एजेंट। तो क्या होता है कि फार्मर जब अपनी क्रॉप को लगाने जा रहा होता, मतलब सो करने जा रहा होता, तो उससे पहले कभी कभी अर्थिया से फार्मर को पैसा उठाना। तो चूंकि ये अर्थिया मिडिल मैन है, ये कहीं कहीं पे फार्मर्स का शोषण करते भी हैं और कहीं कहीं पे फार्मर्स और अर्थिया के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग भी है। हर जगह आप ये बोल दो कि अर्थिया शोषण करते हैं तो वो सही नहीं होगा, कुछ जगह शोषण होता भी है। अभी बात यह कि यहां पे एक इंटीग्रेट बैलेंस बना हुआ है। अर्थिया
फार्मर्स को पहले ही पैसे देता है कि ठीक है तुम पैदावार करो, तुम्हारी पैदावार ले जाके हम एपीएमसी मंडी में बेच देंगे। ऐसी डीलिंग करते वक्त अर्थिया के दिमाग में एक चीज रहता है कि देखिए, जब भी बात होती है गेहूं चावल की, गेहूं चावल को एमएसपी के रिजाइम के अंदर बेचा जा सकता है, ये उस फार्मर को भी पता है जो गेहूं चावल की खेती कर रहा है, और इस अर्थिया को भी पता है। तो अर्थिया को मालूम है कि जो गेहूं चावल मुझे फार्मर से मिलेगा ये जाके मैं मंडी पे बेच दूंगा तो मेरा पैसा बन जाएगा। इसलिए अर्थिया भी पैसा एडवांस में फार्मर को दे देता है कि चलो तुम अपनी फसल लगाओ, बाद में जब फसल की हार्वेस्टिंग होगी तो मैं तुमसे पैसे वापस ले लूंगा। अभी एपीएमसी मंडी बंद होगी और बाहर की प्राइवेट मंडी खुलेगी तो एमएसपी की गारंटी नहीं रहेगी। ठीक है, एमएसपी की गारंटी नहीं रहेगी। अभी वो गारंटी क्यों नहीं रहेगी वो भी मैं आपको बताता हूं। तो जब अर्थिया के पास एमएसपी की गारंटी ही नहीं रहेगी तो ये जो अर्थिया थे ना, जो एडवांस में फार्मर्स को पैसा दे देते थे कि ठीक है भाई आप जाके अपना एग्रीकल्चर वगैरह करो, बाद में हमको पैसा लौटा देना, वो ये पैसा देना बंद कर देंगे। क्योंकि अर्थिया खुद ही अनश्योर हो जाएंगे कि एमएसपी के अंदर वो वीट और पैडी बेच भी पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे। और शुरुआत में होगा ये कि जब प्राइवेट मंडियां खुलेंगी ना, उन प्राइवेट मंडियों में ये जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे ना, वो चीजों को सस्ता बेचेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये प्राइवेट प्लेयर्स एंट्री मारते हैं ना, तो मार्केट को मोनोपोलाइज करने के लिए पहले ये ऐसी कंडीशंस को पैदा करेंगे जहां पे चीजें बहुत ज्यादा सस्ती हों। तो एक तरफ जब शुरू में प्राइवेट मंडियां चलेंगी, एक तरफ एपीएमसी मंडी होगी, तो एक तरफ एपीएमसी मंडी में 8.5% का टैक्स लग रहा होगा, दूसरी तरफ उस प्राइवेट मंडी में कोई टैक्स नहीं लग रहा होगा। जो प्राइवेट प्लेयर्स होंगे, ठीक है, वो ज्यादा पैसा दे रहे होंगे फार्मर्स को, तो जितना पैसा फार्मर को एपीएमसी मंडी में नहीं मिल रहा होगा उतना पैसा फार्मर को प्राइवेट मंडी में मिल रहा होगा। तो फार्मर दौड़ के कहां जाएगा? प्राइवेट मंडी में जाएगा। प्राइवेट मंडी में फार्मर को ज्यादा पैसा मिलेगा। इस तरीके से बहुत साल तक जब चलेंगी, 2-3 साल तक चीजें चलेंगी, तो एपीएमसी मंडी अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगी और फाइनली बंद हो जाएंगी। आप समझिए बात को। यहां पे गवर्नमेंट, अगर ये जो एंगल बताया जा रहा है इस आर्टिकल में ये सही है, तो भैया गवर्नमेंट यहां पे एक मास्टर क्लास खेल रही है। कैसे खेल रही है मैं आपको समझाता हूं। अभी के लिए एपीएमसी मंडी में अगर आप जाके देखो तो जो एमएसपी है आपकी, वो लमसम वीट की निकल के आती है 1950 रुपए प्रति क्विंटल। ठीक है, एमएसपी के अलावा जो भी फार्मर्स वीट बेचते हैं वो लगभग 1600 से 1650 प्रति क्विंटल पे खेलते हैं, बेचते हैं। अब एक तरफ होगी एपीएमसी मंडी जहां पे आपको एमएसपी मिल रहा होगा 1925 का, दूसरी तरफ होगी प्राइवेट मंडी जहां पे हो सकता है कि ये प्राइवेट प्लेयर्स 2100 रुपए प्रति क्विंटल में वीट बेचने लगे, ओके, खरीदने लगे मतलब। तो एक तरफ एपीएमसी मंडी में एमएसपी के अंदर फार्मर को 1925 रुपया मिलेगा, और एक तरफ खुलेगी प्राइवेट मंडी जहां पे शुरुआत में प्राइवेट प्लेयर्स 2100 रुपए प्रति क्विंटल देंगे फार्मर्स को। तो फार्मर्स तो दौड़ा दौड़ा प्राइवेट मंडी में आएगा और प्राइवेट मंडी में आके अपने क्रॉप को बेचने लगेगा। अब इस प्रोसेस में जब एक प्राइवेट प्लेयर एमएसपी से ज्यादा पे उस ग्रेन्स को खरीद रहा है, तो धीरे धीरे जो एपीएमसी मंडी की कॉम्पिटिटिवनेस है ना, वो खत्म होने लगेगी। एपीएमसी मंडी में जो एमएसपी प्रोक्योरमेंट है ना, वो भी बंद होने लगेगा, क्योंकि फार्मर्स खुद जाके अपने सामान को प्राइवेट मंडी में बेचेंगे। क्योंकि जब प्राइवेट प्लेयर्स घुसते हैं ना मार्केट में, तो वो मार्केट को मोनोपोलाइज करते हैं। वो 100% इन प्राइवेट मंडियों में जो फार्मर्स हैं उनको पैसा ज्यादा देंगे शुरुआत में, ताकि वो मार्केट को मोनोपोलाइज कर सके और एपीएमसी को अनकॉम्पिटिटिव कर सके। और एक बार एपीएमसी अनकॉम्पिटिटिव होकर मार्केट के बाहर निकल गई, उसके बाद प्राइवेट मंडी में वो उनको एमएसपी से 2000 रुपए भी कम देंगे तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। 2000 मैंने ज्यादा बोल दिया, 200 रुपए भी कम कर देंगे। तो फिर मान लीजिए एमएसपी 1925 है और एक प्राइवेट प्लेयर बोल रहा है कि हम तुमको 1500 रुपए ही प्रति क्विंटल देंगे, तो कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि एपीएमसी तो अब खत्म हो चुकी है। ये मैं बात कर रहा हूं अभी से 3 से 4 साल बाद की। ये एक व्यू पॉइंट है जो इस यहां पे बताया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों अब बात यह है कि एक तरफ पे जब फार्मर खुद ही दौड़ के प्राइवेट मंडी में जाके अपने सामान को ज्यादा दाम पे बेच रहा है, तो सरकार भी बोलेगी कि भैया एमएसपी के अंदर प्रोक्योरमेंट करने की जरूरत नहीं है। सरकार यहां पे सीधे सीधे नहीं बोल रही कि हम एमएसपी को बंद कर रहे हैं, बट सरकार कहीं ना कहीं अपने एमएसपी प्रोक्योरमेंट को कम करना चाहती है, क्योंकि उससे खर्चा सच में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना। और भी बहुत से फैसेट्स आते हैं यहाँ पे। देखिए, जो ये ग्रेन मार्केट चलते हैं, एपीएमसी मंडी चलती है, यहाँ पे बहुत और तरीके का काम होता है। तो ट्रक्स आते हैं, उनमें से बोरों को नीचे उतारा है, बोरनों को उसमें चढ़ाना है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को 400 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पे रखा जाता है, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलता है। बहुत सारे कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं, जैसे कि प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड कोऑर्डिनेटर लखविंदर सिंह ने क्या बोला कि भाई देखिए, पहली बात तो आप इन बिल्स को ऑर्डिनेंस रूट के थ्रू लेके आए, और यहाँ पे आप सब कुछ प्राइवेट ट्रेडर्स के हाथ में कर रहे हो। ठीक है, अभी जो मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स हैं वो इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल हैं।
आप ये बोल रहे हो, इस बिल को जस्टिफाई इस तरीके से कर रहे हो कि फार्मर्स जहां चाहे वहां अपने सामान को बेच सकते हैं, लेकिन फार्मर्स के पास ये लेवरेज नहीं है कि वो जहां चाहे वहां अपने सामान को बेच सकते हैं। फार्मर्स ज्यादा दूर जगहों पे बेच ही नहीं सकते क्योंकि उनके पास ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की फैसिलिटी नहीं है। वो सबसे पास की एपीएमसी मंडी में ही बेचेंगे, और अगर आप उन एपीएमसी मंडी को कमजोर कर दोगे तो कुछ और प्राइवेट मंडी आ जाएंगी। वो प्राइवेट मंडियां बिना किसी रेगुलेशन के चलेंगी, तो शुरुआत में वो गंदी प्रैक्टिसेस के थ्रू मोनोपोली कर सकती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, और बाद में जब एपीएमसी मंडी को एलिमिनेट कर देंगी तो एक तरीके का कार्टेल सिस्टम चलने लगेगा जहां पे कुछ प्राइवेट मंडियां डोमिनेंट होंगी। फिर यह भी बोला जा रहा है, सुखपाल सिंह जी के द्वारा, ये नोटेड प्रोफेसर, ये क्या बोल रहे हैं कि इंडिया के 86% फार्मर्स के पास 5 एकड़ से कम लैंड है, और इंडिया के 67% फार्मर्स के पास 2.5 एकड़ से कम लैंड है। सब ग्रेव इकोनॉमिक क्राइसिस में ये इतने छोटे लेवल पे ऑपरेट करते हैं कि अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ये सबसे पास के मार्केट में बेचना प्रेफर करते हैं, ये कहीं दूर जाने के मूड में होते नहीं है। दूसरी बात, एपीएमसी मंडी के अंदर में जो 8.5% का टैक्स लगता है, अगर इस 8.5% के टैक्स को आप कैलकुलेट करो तो लमसम आप कह सकते हो कि 155 रुपए प्रति क्विंटल ऑन पैडी और 164 रुपए प्रति क्विंटल ऑन व्हीट, ये टैक्स निकल के आता है। अभी प्राइवेट मंडी में अगर पैडी और व्हीट बिकेगा तो 155 रुपए और 164 रुपए चावल और गेहूं पे कम देने पड़ेंगे इन प्राइवेट प्लेयर्स को। अभी इन 155 और इन 164 में से अगर फार्मर्स को 55 या 64 रुपए भी दे देते हैं ये प्राइवेट कंपनी वाले, तो भी इनको 100 रुपए का फायदा है। तो प्राइवेट प्लेयर्स तो मजे में रहेंगे ही, और उसके मजे के साथ साथ वो फार्मर्स को थोड़ा इंसेंटिव भी दे सकते हैं। तो जो पहले 155 और 164 रुपए सीधे सीधे स्टेट गवर्नमेंट के पास चला जा रहा था, उस 155 में से और उस 164 के व्हीट में से 55 और 64 रुपया निकाल के भी फार्मर को दे दिया और 100 रुपए अपने पास रख लिया, तो इससे प्राइवेट प्लेयर को ज्यादा फायदा हुआ, फार्मर को मिनिमम फायदा हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा जा रहा था वो पैसा जाना बंद हो गया। और धीरे धीरे यह फायदा एपीएमसी मंडी के एलिमिनेट होने के बाद फार्मर को देंगे भी कि नहीं देंगे प्राइवेट प्लेयर्स, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर तो भैया एक प्रेशर रहता है कि चलो गवर्नमेंट को लोगों के लिए काम करना है, बट प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन जो हमारी प्रेजेंट अभी गवर्नमेंट है वो ये बोल रही है कि नहीं भाई, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट चालू रहेगा, हम एमएसपी को बिल्कुल भी बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां पे बहुत सारी फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस ये बोल रही हैं कि चलिए आप एमएसपी को नहीं बंद कर रहे हैं, हमने मान लिया। अगर ऐसी बात है तो आप एक स्टैट्यूटरी लॉ लेके आइए एमएसपी को, आप कह सकते हो इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए, जैसे कि अभी आप ये लॉज लेके आए ना 3 फार्म बिल्स, एक ऐसा ही फार्म बिल लेके आइए जहां पे एक स्टैट्यूटरी आप कंडीशन रखो, एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन रखो कि सरकार किसी भी हाल में इतना एमएसपी प्रोक्योरमेंट तो करेगी ही करेगी। अभी ऐसा कोई भी बिल नहीं है, अभी सरकार अपनी मर्जी के हिसाब से एमएसपी प्रोक्योरमेंट करती है, जितना उनको करना है उतना ही करेगी, उतना नहीं करेंगे। तो कल की डेट में सरकार अगर एमएसपी प्रोक्योरमेंट नहीं करना चाहे तो सरकार एमएसपी प्रोक्योरमेंट नहीं करेगी, कोई कुछ कर नहीं सकता। तो यहां पे ऑटोमेटिकली फायदा किसके पास जाएगा? प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएगा। सरकार ये भी बोल रही है कि देखिए किसानों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पास में प्राइवेट मंडियां आ जाएंगी तो प्राइवेट मंडियां वाला खुद अपने ट्रक लेके आएंगे, गांव में किसी एक जगह पे सारे किसानों को बुलाएंगे, उनके सामान को खरीदेंगे और साथ लेके जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सोचने वाली बात यह है कि गांव के लोगों की जो ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक जो फैसिलिटीज हैं, जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, वो लिमिटेड है। तो जब गांव के लोगों की जो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी है वो लिमिटेड है, तो गांव के लोग अपने सामान को खुद से कहीं लेके जा नहीं सकते। तो आसपास की या तो एपीएमसी मंडी पे डिपेंडेंट होंगे या 2-3 प्राइवेट मंडी पे डिपेंडेंट होंगे। और कल की डेट में एपीएमसी मंडी अगर अनकॉम्पिटिटिव हो जाती है तो वो जो आसपास की 2-3 प्राइवेट मंडियां होंगी वो हर चीज को मोनोपोलाइज करेंगी, कार्टलाइज करेंगी। ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है, क्योंकि वो गवर्नमेंट नहीं है। एपीएमसी मंडी तो फिर भी गवर्नमेंट थी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का एक मॉरल एलिमेंट आता था, ये तो प्राइवेट मंडियां हैं। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, मैंने आपको प्रैक्टिकल लेवल पे चीज कैसे अप्लाई हो रही है ये समझाइए। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा।